खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनका निधन हो गया है। और खालिदा जिया के निधन पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंचे और वहां पर खालिदा जिया की अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं और भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के ढाका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की। दरअसल भारत इसके माध्यम से यह बताना चाहता है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा रहा है। जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और बांग्लादेश का जो लोकतंत्र रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। हमेशा एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश के पक्ष में भारत रहा है। और एस जयशंकर इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शोक संदेश भी खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, उनको दिया है। एक पत्र सौंपा है जिसमें पीएम ने शोक व्यक्त किया है खालिदा जिया के निधन पर। डॉक्टर एस जयशंकर जब ढाका में मौजूद रहे और इस मौजूदगी ने कई तरह के संदेश दिए, क्योंकि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच सब कुछ सामान्य सा नहीं दिख रहा है। खासतौर पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 5 अगस्त 2024 के बाद से लगातार किन्हीं न किन्हीं मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थितियां सामान्य नहीं रहती हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की इस अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में एक और हिंदू की हत्या बांग्लादेश में हुई है, जिसको लेकर बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट कर रही है और बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक उसके पड़ोस के रहने वाले ही मुस्लिम शख्स ने वहां पर उसकी हत्या कर दी है। तो हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार बढ़ रहा है उस पर भारत लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है। भारत बांग्लादेश से आधिकारिक तौर पर हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करता रहा है। कई मौकों पर जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, वो साफ तौर से कह चुके हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बांग्लादेश को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन इसी बीच, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है, 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, तो खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी नेता रही हैं, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और शेख हसीना की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन भी रही हैं, उनके निधन के बाद बांग्लादेश के आम चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे, खासतौर पर इस आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि उनको भी यह पता था कि उनकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं और हालत काफी नाजुक बनी हुई है। जब वो लंदन से ढाका पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से वो सीधे अस्पताल जाते हैं, अपनी मां का हालचाल लेते हैं और फिर उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में जुट जाते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तारिक रहमान ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अगला चेहरा है। और जब 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बांग्लादेश के आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो तारिक रहमान ही उसकी अगुवाई करेंगे। एक तरह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं इन चुनावों के बाद। हालांकि यह तो बांग्लादेश की आवाम को तय करना है कि वो किसे अपना मत देते हैं, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग की पार्टी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, जो चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकती है, कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ 3 प्रमुख सियासी दल दिखाई दे रहे हैं जो चुनावी मैदान में गंभीरता से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसको अब तारिक रहमान ही अगुवाई करेंगे और जाहिर तौर पर खालिदा जिया का जो सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं तारिक रहमान के साथ जुड़ता हुआ इस चुनाव में अब दिखाई देगा। वहीं दूसरी अगर पार्टी है तो जमात इस्लामी है, क्योंकि वो बहुत कट्टरपंथ पार्टी है। वो बांग्लादेश में कई बार हिंसा कराने के लिए जानी जाती है। शेख हसीना उस पार्टी पर पाबंद लगा चुकी हैं, प्रतिबंध लगा चुकी हैं। और तीसरी पार्टी आती है छात्र आंदोलन से उभरी हुई एनसीपी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी।
तो इन्हीं तीनों दलों के बीच में ये पूरा चुनाव देखा जा सकता है। पर खालिदा जिया के निधन के बाद बेटे तारिक रहमान के लिए इस आम चुनाव में खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती भी होगी कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम में जब उनका सबसे बड़ा सियासी दुश्मन अवामी लीग बाहर है, तो क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपनी सरकार बांग्लादेश में बना पाएगी? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट इस ओर इशारा करते हैं, लेकिन यहां पर तारिक रहमान का एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट बांग्लादेश में इस बार जरूर होगा कि क्या वो वहां पर सरकार बना पाएंगे, खास तौर पर इतने बड़े पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद और जो सहानुभूति उनके साथ जुट रही है उसके बाद। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश चाहता है। भारत का यह मानना है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए। भारत यह मांग लगातार करता है और भारत कहता है कि चुनावी प्रक्रिया बांग्लादेश का अपना इंटरनल मैटर है, उसमें किसी और देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी इस ओर भी इशारा करती है ढाका में कि भारत अपने संबंधों को, जो बांग्लादेश के तमाम राजनीतिक दल हैं, जो भी सत्ता में आता है, क्योंकि भारत अपने संबंधों को बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, तो वो खालिदा जिया के जो अंतिम विदाई थी उसमें एस जयशंकर ने पहुंचकर यही संदेश दिया है। यही संदेश भारत की तरफ से गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सुख और दुख दोनों घड़ी में खड़ा है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम सियासी मैसेजिंग के बाद क्या कुछ बांग्लादेश से निकल कर आता है, क्योंकि चुनाव में अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम वक्त बचा है, कैंपेनिंग शुरू होगी और पूरी दुनिया बांग्लादेश की तरफ ही देख रही है कि यहाँ का सियासी परिणाम क्या निकल कर आता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो प्रॉक्सी वॉर बांग्लादेश के माध्यम से लड़ना चाहते हैं, खासतौर पर जो भारत के दुश्मन देश हैं, उनको भी यहां से क्या संदेश बांग्लादेश की आवाम देती है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो बांग्लादेश पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो चुनावी नतीजे आएंगे, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, इसीलिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे।